जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 17वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि 8 मई 1929 को मैजिस्ट्रेट एफ.बी. पूल ने असेंबली बम केस में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के विरुद्ध आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत हत्या की कोशिश और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 की धारा 3 के अंतर्गत चार्जेस फ्रेम करके केस ट्रायल के लिए सेशंस कोर्ट भेज दिया। यदि वो वीडियो आप नहीं देख पाए हों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर देखिए। 4 अप्रैल को दिल्ली जेल के यूरोपियन वार्ड में बनाए गए टेम्परेरी सेशंस कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हुई। उस दिन कई सरकारी गवाहों की गवाहियां हुई। सबसे पहले बारी थी होम डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी आईसीएस ऑफिसर एसएन रे की। 8 अप्रैल 1929 को जिस दिन असेंबली में बम फेंके गए, उस दिन उस समय ये साहब ऑफिशियल बॉक्स की दूसरी कतार में बैठे थे। इन्होंने अपने बयान में अदालत को बताया कि मैंने देखा कि फाइनेंस मेंबर सर जॉर्ज शुस्टर की सीट के निकट कुछ गिरा था और धुआं छा गया। मैंने लोगों को हाउस छोड़कर जाते देखा तो उत्सुकतावश दूसरी कतार की अपनी सीट से उठकर पहली कतार में आकर खड़ा हो गया। मैं ऑफिशियल बॉक्स में एक पिलर के सहारे हाथ रखकर खड़ा था कि इतनी देर में मेरे हाथ से कुछ टकराया। मैं बाहर लॉबी में आ गया। मेरे हाथ से खून बह रहा था। दोस्तों, एसएन रे को दूसरे धमाके से हाथ में बेहद हल्की खरोंच आई थी, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में ही लिखा है। इन्होंने अदालत को बताया कि इन्होंने किसी को बम फेंकते हुए नहीं देखा। अगली गवाही थी मिलिट्री डिपार्टमेंट में पर्सनल असिस्टेंट राय बहादुर एपी दुबे की। इन्होंने अदालत को बताया कि ये भी ऑफिशियल बॉक्स में थे और पहले धमाके के बाद ये खड़े हो गए। इनकी पीठ सभा कक्ष की ओर थी। सभा कक्ष की ओर पीठ है, इसका मतलब यह हुआ कि ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। तभी दूसरा धमाका हुआ और दूसरे बम का एक छोटा सा छर्रा इनके दाएं कुल्हे पर लगा। उस समय इन्हें कुछ दर्द महसूस नहीं हुआ, पर घर जाकर जब कपड़े बदल रहे थे तो कुछ खून दिखाई दिया। तब अस्पताल जाकर पट्टी करवाई। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि इनकी चोट भी बेहद बेहद मामूली थी, सिर्फ खरोंचें थीं। इन्होंने भी किसी को बम फेंकते हुए नहीं देखा था। अगले सरकारी गवाह थे रेलवे के फाइनेंशियल कमिश्नर पी.आर. राव। ये सज्जन सेंट्रल असेंबली के नए नए मेंबर बने थे और 8 अप्रैल को पहले धमाके के समय सीट नंबर 33 पर बैठे थे। धमाके से कुछ पल पहले ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर हुए मत विभाजन में सरकार का साथ देकर इन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोस्तों, पहला बम इनकी सीट के साथ बाएं ओर पैसेज में गिरा था। इन्होंने अदालत को बताया कि पहले बम के कुछ छर्रे इनके चेहरे पर लगे। इन्होंने रुमाल से चेहरा पोंछा तो इस पर खून था। इन्होंने भी किसी को बम फेंकते हुए नहीं देखा था। इनके चेहरे पर लगी चोट भी बेहद मामूली थी, सुपरफिशियल खरोंचें थी। इनके बाद बारी थी शोभा सिंह की। ये हजरत शोभा सिंह लेखक खुशवंत सिंह के पिता थे और अपने समय के बहुत बड़े ठेकेदार थे। अंग्रेजों से इनके बड़े घनिष्ठ संबंध थे। इंडिया गेट और साउथ ब्लॉक जैसी बिल्डिंग इन्होंने ही बनाई थी और भी कई बड़ी बिल्डिंग्स के निर्माण में इनका योगदान था। म्युनिसिपल कमेटी दिल्ली के नॉमिनेटेड मेंबर और ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट थे। इन सब से जाहिर होता है कि अंग्रेजों के साथ इनके रिश्ते कितने कुर्बत के करीबी के रहे होंगे। शोभा सिंह इस मुकदमे में अकेले गवाह थे जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने भगत सिंह को पहला बम फेंकते हुए और बटुकेश्वर दत्त को दूसरा बम फेंकते हुए देखा था।
उनका बयान कितना सच और कितना झूठ, ये निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। आप निर्णय कीजिएगा। हम उनके बयान की हकीकत आपके सामने रख देते हैं। सेशन जज के सामने 4 जून 1929 को दिए अपने बयान में ये साहब कहते हैं कि मैं लगभग 12:30 पर विजिटर्स गैलरी में पहुंचा। मैं नक्शे में दिखाए निशान जी के पास खड़ा था। उस समय ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर मत विभाजन के लिए घंटी बज रही थी। मेरे कुछ दोस्त भी उस दिन पहले से ही विजिटर्स गैलरी में बैठे थे। मेरा उनके साथ लंच पर जाने का प्रोग्राम था। मैं उनको विजिटर्स गैलरी में ढूंढ रहा था। जब मेरी नजर उन पर पड़ी तो फिर लगातार मैं उन्हीं को देखे जा रहा था ताकि वो भीड़ में खो ना जाएं। बहुत जोर की भूख लगी थी, शायद कई दिन से खाना नहीं खाया था शोभा सिंह ने। आगे फरमाते हैं साहब कि तभी मैंने उनके पीछे खड़े एक व्यक्ति को सिगरेट केस जैसी कोई चीज सभा कक्ष में फेंकते हुए देखा, जिससे धमाका हुआ, धुआं उठा और लोग भागने लगे। मैंने देखा कि मेरे दोस्त अपनी सीटों से उठ गए थे। यह बात ध्यान रखने की है, मेरे दोस्त अपनी सीटों से उठ गए थे। तभी उस व्यक्ति के पास खड़े एक दूसरे व्यक्ति को कुछ और फेंकते हुए देखा। उसने जो चीज फेंकी वह सीट नंबर 144 के पास गिरी, जिससे धुआं हुआ, शोर हुआ। तब मैंने सीढ़ियों की ओर जाने के लिए अपनी सीट छोड़ दी। तभी पिस्तौल की 2 गोलियों की आवाज सुनाई दी। सीढ़ियों की ओर जाते हुए मुझे 2 पुलिस वाले मिले। मैंने उनसे कहा कि उन 2 लोगों को गिरफ्तार करो जो कुछ चीजें फेंक रहे हैं। पुलिस वाले उधर दौड़े, मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। जब मैं निकट पहुंचा तो देखा पुलिस उनको गिरफ्तार करके ला रही थी। अदालत में मैं दोनों आरोपियों को भगत सिंह और बटुकेश्वर के रूप में पहचानता हूं। बम फेंकते समय और पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके ले जाते समय मैंने इनको देखा था। मुझे इनके नाम उस घटना के बाद पता चले। आगे शोभा सिंह कहते हैं कि इसके बाद में नीचे असेंबली के चैम्बर में गया और देखा कि जहां दूसरा बम गिरा था वहां एक बेंच टूट गई थी। मैंने बोमन जी दलाल को लॉबी में कुर्सी पर बैठे देखा, वे घायल थे। दोस्तों, शोभा सिंह ऐसे बयान दे रहे थे मानो किसी ने स्क्रिप्ट लिखकर दे रखी थी और कई बार रिहर्सल करके आए थे। रटी रटाई स्क्रिप्ट बोल रहे थे। इसके बाद बचाव पक्ष के वकील भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के वकील आसफ अली ने उनसे कई टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे। वो सवाल क्या थे ये अंदाजा आप लगा लीजिएगा शोभा सिंह के जवाबों से। अब जो जवाब आगे शोभा सिंह देते हैं वो पहले की कहानी और इसके बाद के जवाबों को देखते हैं तो मेल नहीं होता। क्या कहते हैं शोभा सिंह आगे? कहते हैं कि जब आरोपियों ने बम फेंके वे मुझसे लगभग 200 फुट दूर थे। भगत सिंह शोभा सिंह से 200 फुट दूर थे। यह बात उन्होंने पहले नहीं कही कि मेरे से बहुत दूर खड़े थे। आगे कहते हैं कि उस दिन विजिटर्स गैलरी खचाखच भरी थी। वहां लगभग 450 लोग मौजूद थे। सीटों के पीछे भी 2-3 कतारों में लोग खड़े थे और गैलरी के पीछे पैसेज में भी खड़े थे। सब एक दूसरे से चिपके हुए थे। इतनी भीड़ थी, 450 लोग थे, एक दूसरे से चिपके हुए थे। ये बातें भी श्रीमान ने पहले नहीं बताई। जब क्रॉस एग्जामिनेशन की आसफ अली ने तब ये बातें निकलकर बाहर आ रही हैं। आगे कहते हैं कि जब आरोपियों ने बम फेंके मैं उनके चेहरे नहीं देख पाया। पहले ये बात नहीं बोली। और कहते हैं जब वे गिरफ्तार हो चुके थे तब मैं निकट था और तब मैंने उनके चेहरे देखे। जब उन्होंने बम फेंके तब मैंने सिर्फ उनके कपड़े देखे थे। कपड़े देखे थे साहब।
दोनों आरोपी विजिटर्स गैलरी की सीटों के पीछे खड़े लोगों में थे। दोनों आरोपी विजिटर्स गैलरी में सीटों पर जो लोग बैठे थे उनके पीछे जो लोग खड़े थे खाली जगह पे, उस भीड़ में थे दोनों आरोपी। और इन्होंने कहा कि ये अपने उन दोस्तों को ढूंढ रहे थे, देख रहे थे उन दोस्तों की ओर, टकटकी लगाए देख रहे थे जो सीटों पर आगे बैठे थे, क्योंकि इनको उनके साथ लंच पर जाना था। आगे कहते हैं कि उनके द्वारा फेंकी गई वस्तु सिगरेट केस के जैसी थी। यह भी संभव है कि यह पेपर रोल रहा हो। शायद आसफ अली ने पूछा था कि भाई सिगरेट केस जैसी थी, सिगरेट केस जैसी ही देखने में आकार पेपर रोल का भी होता है, हो सकता है पेपर रोल हो। तो इन साहब ने कहा कि यह संभव है कि वो पेपर रोल हो। फिर कहते हैं कि फेंकने के बाद दोनों बार धमाका हुआ, हो सकता है कि किन्हीं दूसरे लोगों ने वे चीजें फेंकी हों जिन्हें मैं देख नहीं पाया, जिनसे धमाके हुए थे। शायद आसफ अली ने पूछा था कि भाई तुमने चेहरे नहीं देखे, तुमने सिर्फ कपड़े देखे थे और पेपर रोल जैसी कोई चीज फेंकी थी, हो सकता है वो पेपर रोल ही हो सकता है वो सिगरेट केस ही हो। तो हो सकता है कि बम जो थे, धमाके जिनसे हुए, वो किसी और ने ही फेंके हों, क्योंकि ये तो सिगरेट केस, पेपर रोल भी हो सकते हैं, तुमने वो लोग नहीं देखे हों। तो कहता है कि हो सकता है बम किसी और ने फेंके हों जिन्हें मैं नहीं देख पाया। आगे कहते हैं शोभा सिंह कि आरोपियों के फोटो बाद में अखबारों में छपे थे और इनमें लिखा था कि उनमें से एक ने सॉफ्ट हैट पहना हुआ था। 8 अप्रैल 1929 की उस घटना के बाद अखबारों तक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के फोटो क्रांतिकारी साथियों ने भिजवा दिए थे और धीरे धीरे करके एक एक अखबार करके उनके फोटो भी अखबारों में छपे थे। अखबारों में छपे फोटो सारे देश ने देखे थे, आदरणीय शोभा सिंह ने भी देखे होंगे। बाद में भगत सिंह को देख के कहते हैं कि हां मैंने देखा था, इन्होंने बम फेंका। बटुकेश्वर दत्त को भी देखा था। अरे भाई, अखबारों में फोटो आ चुके उससे पहले, तो अब जब आप पहचान रहे हैं तो हो सकता है अखबारों के देखे फोटो से पहचान रहे हो। बहरहाल 4 जून को अदालत में क्या कहा वो बयान देखते हैं। कहते हैं कि अखबारों में फोटो छपे थे और इनमें लिखा था कि उनमें से एक ने सॉफ्ट हैट पहना हुआ था। मैंने भी फोटो देखा था, माना उन्होंने कि मैंने भी फोटो देखा था जिनमें एक आरोपी ने सॉफ्ट हैट पहना था, वो फोटो अखबारों में देखा था। मुझे विश्वास है कि मैंने पुलिस के सामने दिए अपने बयान में सॉफ्ट हैट बताया था। पुलिस के सामने ये पहले बयान दे चुके थे और उसमें इन्होंने कहा था कि मैंने देखा था सॉफ्ट कैप पहनी हुई थी, सॉफ्ट हैट नहीं। लेकिन 4 जून को अदालत के सामने कह रहे हैं कि मैंने पुलिस के सामने दिए अपने बयान में सॉफ्ट हैट बताया था, सॉफ्ट कैप नहीं। मैंने बयान उर्दू में दिया था जिसे स्टेनोग्राफर ने अंग्रेजी में अनुवाद करके टाइप किया था और उसने गलती से हैट को कैप लिख दिया होगा। मैंने पुलिस को दिए बयान में यह नहीं कहा था कि मैंने आरोपियों को गिरफ्तार होते हुए देखा था। यह भी स्टेनोग्राफर ने गलती से टाइप कर दिया होगा। दोस्तों, जब पुलिस के सामने बयान दिया था तो शोभा सिंह ने कहा था कि मैंने आरोपियों को गिरफ्तार होते हुए देखा। उस बयान में जिसमें इनके सिग्नेचर हैं उसमें ऐसे लिखा था। लेकिन 4 जून को अदालत में जब क्रॉस एग्जामिनेशन में फंसते हैं तो कहते हैं गिरफ्तार होने के बाद जब पुलिस लेकर आ रही थी तब देखा। और जब क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए आसफ अली ने पूछा कि आपने तो बयान में पुलिस के सामने कहा है कि गिरफ्तार होते हुए देखा, तो कहते हैं मैंने गिरफ्तार होते हुए नहीं कहा, मैंने गिरफ्तार होने के बाद कहा था। स्टेनोग्राफर ने गलती से टाइप कर दिया होगा। अच्छा जी, आगे कहते हैं कि जिस समय धमाका हुआ हर कोई अध्यक्ष की ओर देख रहा था। यह मान लिया उन्होंने कि जिस समय धमाका हुआ हर कोई अध्यक्ष की ओर देख रहा था, क्योंकि सबकी उत्सुकता पब्लिक सेफ्टी बिल पर अध्यक्ष द्वारा दी जाने वाली रूलिंग पर थी। दोस्तों, यह था शोभा सिंह का बयान। इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं।
कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1 कि पहले शोभा सिंह कहते हैं कि धमाके के समय वे नक्शे में दिखाए गए निशान जी के पास खड़े थे। थोड़ी देर बाद कहते हैं कि धमाकों के बाद उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। कौन सी बात सही है, खड़े थे या बैठे थे? यदि वे सीट पर बैठे थे तो 12:30 बजे वो पहुंचते हैं असेंबली में। इतनी लेट आने के बाद भी जहां इतनी भीड़ थी, इतने सारे लोग खड़े थे, उनके लिए सीट खाली बची थी। नंबर 2, शोभा सिंह ने माना है कि उस समय हर किसी की निगाह अध्यक्ष की कुर्सी पर थी। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष तब पब्लिक सेफ्टी बिल पर अपनी बहुप्रतीक्षित रूलिंग देने वाले थे। तो क्या शोभा सिंह को उस रूलिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके बारे में जानने के लिए उस दिन इतनी भीड़ वहां पहुंची थी? और उनको यह डर क्यों लगा कि रूलिंग के समय यदि वे अध्यक्ष की ओर देखेंगे तो उनके दोस्त जो अपनी सीटों पर आराम से बैठे सदन की कार्रवाई देख रहे थे, वो दोस्त खो जाएंगे, कहां चले जाएंगे वो? नंबर 3, शोभा सिंह मानते हैं कि बम फेंकते समय भगत सिंह सीटों के पीछे खड़े लोगों की भीड़ में थे और शोभा सिंह के दोस्त आगे सीटों पर बैठे थे। यह शोभा सिंह का ही कहना है। वे कहते हैं कि उनकी नजर एकटक अपने दोस्तों पर थी। भाई, दोस्त अगर भीड़ में खो गए तो लंच कौन खिलाएगा? पता नहीं कितने दिन से उपवास पे थे हजरत। ना तो उनकी नजर अध्यक्ष की ओर थी जो पब्लिक सेफ्टी बिल पर रूलिंग देने वाले थे, एक टक निगाह दोस्तों को ही देखे जा रहे थे। खैर, कहते हैं कि उनकी नजर एक टक अपने दोस्तों पर थी, तो फिर पीछे भीड़ में खड़े भगत सिंह को कैसे देख लिया? वो भी तब जब दोनों के बीच 200 फुट की दूरी थी। खुद कहते हैं कि लगभग 200 फुट की दूरी थी। बाद में शोभा सिंह कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ कपड़े देखे थे। क्वेश्चन नंबर 4, पहले धमाके के बाद पब्लिक गैलरी में भगदड़ मच गई थी। हर कोई बाहर निकलने की जल्दी में था। शोभा सिंह ने खुद माना है कि उसके दोस्त भी पहले धमाके के बाद अपनी सीटों से उठ गए थे। जाहिर है वे भी बाहर निकलने के लिए भागे होंगे। सवाल यह उठता है कि शोभा सिंह की तेज निगाहें उस घड़ी अपने उन खास दोस्तों को ढूंढ रही थी या अब लंच का इरादा छोड़ दिया था? शोभा सिंह भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से 200 फुट दूर थे और बीच में सैकड़ों लोग जो बाहर निकलने के लिए भाग रहे। लेकिन शोभा सिंह की नजर अब ना तो उन दोस्तों पर है जो सीट छोड़कर भाग लिए, ना अध्यक्ष की तरफ है, ना उधर असेंबली में जहां एक बम फेंका जा चुका। उनकी नजर उस भीड़ में भी बटुकेश्वर दत्त पर गड़ी थी जो दूसरा धमाका कर रहे थे। हो सकता है उनके पास भगवान शिव का तीसरा नेत्र था। आसफ अली के शानदार क्रॉस एग्जामिनेशन से घिरे शोभा सिंह यह भी स्वीकार करते हैं कि जो चीज उन्होंने देखी वो पेपर रोल भी हो सकती है और यह भी हो सकता है कि बम फेंकने वाले कोई और ही हो। क्वेश्चन नंबर 6, शोभा सिंह जिन दोस्तों पर नजर रखने में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल की उस ऐतिहासिक रूलिंग पर भी ध्यान नहीं दिया, आखिर वे दोस्त कौन थे? क्या नाम थे उनके? और उनको मुकदमे में गवाह क्यों नहीं बनाया गया? अचानक कहां गायब हो गए? क्या उन्होंने कुछ नहीं देखा था? कोई था भी या मनगढ़ंत बातें चला दी गई? क्वेश्चन नंबर 7, 8 अप्रैल को धमाकों के बाद शोभा सिंह द्वारा पुलिस को दिए बयान में लिखा था कि भगत सिंह ने सॉफ्ट कैप पहनी थी, जबकि यह कैप नहीं हैट था। आसफ अली के पूछने पर वे कहते हैं कि मैंने तो हैट ही बोला था, स्टेनोग्राफर की गलती है जी। अरे भाई, अगर स्टेनोग्राफर ने गलती से हैट को कैप टाइप कर दिया था तो सिग्नेचर करने से पहले आपने बयान पढ़ा नहीं क्या? आपने अदालत में स्वीकार किया है कि आप अंग्रेजी अच्छी तरह समझते हैं। रोज शाम को अंग्रेजों की पार्टियों में आप होते थे, आपको नहीं पता चला हैट और कैप का फर्क? ये कुछ गंभीर सवाल हैं उस इकलौते चश्मदीद गवाह के बयान पर जो कहते हैं कि उसने दोनों को बम फेंकते देखा। हम कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं, आप समझदार हैं दोस्तों। हमने बयान ज्यों का त्यों आपके सामने रख दिया। यदि इस बयान को कंप्लीटली इन ओरिजिनल फॉर्म
अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नेशनल आर्काइव्स के ऑफिशियल पोर्टल अभिलेख पटल पर पढ़ सकते हैं। हमने जैसा बयान दिया था उन्होंने आपके सामने रख दिया। उनके बाद और भी गवाहियां हुई। उन गवाहों के बयानों को भी अच्छे से जांचेंगे, परखेंगे। लेकिन आज नहीं, आज इस अमर क्रांति यात्रा को यहीं थोड़ा सा विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी गवाहों के बयानों को देखेंगे। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। यदि ये जानकारी आपको रोचक लगी है, मुझे विश्वास है जरूर रोचक लगी होगी, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि पता चले इस देश को कि कैसे मुकदमे चलाए गए, कैसे गवाह खड़े किए गए और कैसे सजाएं दी गई क्रांतिकारियों को। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस, अपने विचार लिखना मत भूलिएगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।